बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। ऐसी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता, मेम्ब्रेन के बगैर होती हैं ये, और इसीलिए हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर आमतौर पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था पैलेड ने 1955 में। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर बात करें तो इनकी कंपोजिशन की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन 50% आरएनए पर मुश्तमिल होती है और 50% प्रोटीन, मतलब इक्वल अमाउंट में। क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, तो इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा सकता है। मतलब ऐसा पार्टिकल जो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मिल के बना हुआ है। आगे आरएनए की कहाँ पाया जाता है, और हम जानते हैं कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो जो आरएनए हमारे पास राइबोसोम के अंदर पाया जाता है वो भी हम जानते हैं कि राइबोसोमल आरएनए होता है सेकंड चैप्टर में। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये किस तरह एग्जिस्ट करती है। फ्रीली हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में भी पाई जा सकती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रैन्यूल की फॉर्म में, ये अटैच्ड फॉर्म में होती है। दोनों का भी फंक्शन सेम होती है, प्रोटीन बनाना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली भी और हमारे पास फ्रीली डिस्पर्स वाली भी। आगे हमारे पास राइबोसोम की अगर सब यूनिट की बात करें तो दो सब यूनिट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स के ज़्यादा बड़े होते हैं। लार्ज सब यूनिट इसका 60 स्वीडबर्ग यूनिट का होता है। स्वीडबर्ग यूनिट क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब राइबोसोम हमारे पास दो पीसेस की फॉर्म में अलग होती है। जब भी हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, घुमाते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 60S का एक हमारे पास यूनिट अलहदा होता है। फिर उसके बाद हम स्पीड तेज़ करते हैं तो फिर दोबारा 40S स्वीडबर्ग यूनिट का हमारे पास दूसरा पीस भी अलहदा हो जाता है। तो इस तरह ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में दो पीसेस की फॉर्म में आती है, तो इसलिए दो सब यूनिट पर मुश्किल होती है। तो उसके बाद बाद में ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, और अटैच होने के बाद ये एक जो पार्टिकल बनाती हैं उसकी जो है हमारे पास डेंसिटी या स्वीडबर्ग यूनिट 80 हो जाता है। और ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में जब मिलते हैं तो इसके लिए मैग्नीशियम आयन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हमारे पास राइबोसोम और हमारे पास आरएनए के ऊपर अटैच होती है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। और हमने फिर बाद में ट्रांसफ़र आरएनए आता है जो कि हमारे पास ऐड करता जाता है अमीनो एसिड को। इस तरह हमारे पास प्रोटीन बनती है। तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ये अटैच होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ज़रिए से। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हमारे पास जब एक मैसेंजर आरएनए जिससे हमने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है, तो उसके ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए एक से ज़्यादा हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं। मतलब इधर राइबोसोम अटैच हो गया, इधर राइबोसोम अटैच हो गया और इधर राइबोसोम अटैच हो गया, और इनसे हमारे पास ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी। अमीनो एसिड अटैच होते जाएंगे और इधर ऐसे प्रोटीन बन के निकलती जाएंगी, इधर प्रोटीन बन के निकलती जाएंगी, इधर प्रोटीन बन के निकलती जाएंगी। और जब प्रोटीन बन जाएंगी तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए से ये हमारे पास अलहदा हो जाएंगी दोबारा, और इस तरह दोबारा हमारे पास अलहदा हो गई हैं और मैसेंजर आरएनए भी अलहदा हो गया है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो बहुत ज़्यादा हमारे पास राइबोसोम अटैच हैं, तो इस कम्प्लेक्स को हम पॉलीसोम कहते हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए, तो इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। नीचे हम देखते हैं हमारे पास ये राइबोसोमल सब यूनिट आते हैं, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है और इसके ऊपर ये अटैच होते हैं। ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 5 एंड के से 3 एंड की तरफ हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो ये अटैच हो जाती हैं मैसेंजर आरएनए के साथ और प्रोटीन बन रही है। ये इधर प्रोटीन बन रही है, फिर इधर पहुंचती है तो थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोटीन बन गई है, और ज़्यादा प्रोटीन बन गई है, और ज़्यादा प्रोटीन बन गई है, और फिर हमारे पास जब स्टॉप कोडान आता है तो हमारे पास ये अलहदा हो जाती है प्रोटीन बन के, और कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेंज बन जाती है। और उसके बाद हमारे पास लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोबारा अलहदा हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच इसलिए होते हैं
ताकि प्रोटीन बनाई जा सकती है। आगे हमारे पास हम देखते हैं कि ये राइबोसोम कहाँ बनती है। ये प्रोटीन तो बनाती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन बनाती है, लेकिन ये खुद हमारे पास न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर बनती है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर ये इसका ये आरएनए और प्रोटीन असेंबल होती है, राइबोसोम के सब यूनिट्स वगैरह। और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से ये साइटोप्लाज्म में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस है और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम है। आगे हम अगली ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं, गोल्जी अपरेटस, जो कि कैमिलो गोल्जी ने 1898 को डिस्कवर की थी। और ये हमारे पास सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये हमारे पास स्टॉक की फॉर्म में पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी वही सिस्टर्नी होती हैं जो कि हमारे पास रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी होते हैं, वहाँ से बड ऑफ होके इधर आ रहे होते हैं और इधर ये इकट्ठा होके ये हमारे पास क्या बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस। ये इकट्ठा हो के एक सेंट्रल में ये फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्टॉक्स होते हैं और इनके ऊपर ये जो नए होते हैं हमारे पास आ रहे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, और ये जो पुराने होते हैं वो जा रहे होते हैं बर्ड ऑफ होके, जहाँ उन्होंने बाहर जाना होता है या अंदर जाना होता है, जहाँ भी प्रोटीन या दूसरे केमिकल्स वगैरह की ज़रूरत होती है सेक्रीशन की, वो जा रहे होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रहे होते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड को हम फार्मिंग फेज़ कहते हैं और दूसरी अपोजिट साइड को मैच्योरिंग फेज़ भी हम कहते हैं। इसी तरह हम इसको सिस और ट्रांस फेज़ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सब यूकैरियोट्स में पाया जाता है और एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है और सिस्टर्नी आपस में मिलके हमारे पास गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। मतलब ये फिजिकली होती हैं जो आ रही होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वही आपस में एक दूसरे के साथ मिलके गोल्जी अपरेटस बनाती हैं। तो ये हमारे पास इस तरह एक कम्प्लेक्स सिस्टम है ट्यूब्यूल का अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। सेंट्रल स्टॉक भी हमारे पास वही सिस्टर्नी से बना हुआ है और ट्यूब्यूल वगैरह इसके इर्द गिर्द होती हैं और वो भी हमारे पास उधर से ही आ रही होती हैं। सिस्टर्नी स्टॉक्स हमारे पास किस तरह कंटिन्यूसली बनता है, जो वो विजिकल जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होके आ रही होती हैं। तो इस तरह हमारे पास जो नई आ रही होती हैं वो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड भी होती हैं और जो ओल्ड होती हैं वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट शो कर रही होती हैं। तो हमारे पास जो आउटर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे आ रही होती हैं ये बन के नई, तो उसको हम कनकेव सरफेस होती है, कन्वेक्स सरफेस होती है और उसको हम फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं। और जहाँ पे ये जा रही होती हैं हमारे पास मैच्योर हो गए पैक फॉर्म में होके मटेरियल जा रहे होते हैं, वो प्रोटीन जो पैक्ड फॉर्म में होती हैं वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ हो के आगे एक्सोसाइटोसिस के लिए जा रही होती हैं, तो उनको हम मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं। तो ये हमारे पास कनकेव फॉर्म में होता है। सिस्टर नहीं हमारे पास ब्रेक इनटू फिजिकल लेटर, मतलब बाद में ये फिजिकल की फॉर्म में टूट जाती हैं और फिजिकल फिर आगे सेल मेम्ब्रेन के साथ लगती हैं और बाहर सेक्रीट हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास मूवमेंट इनकी शो होती है आउटर टू इनर या फॉर्मिंग टू मैच्योरिंग फेस। ये इस तरह ये वाला जो हमारे पास फार्मिंग फेस होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रही होती हैं नहीं, फिर ये आगे मैच्योर होती जाती हैं और इनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनकी पैकेजिंग होती है, उनकी सॉर्ट आउट होती है, उनकी ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह होती है और जब वो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचती है तो ये बर्ड ऑफ हो जाती है। इस तरह मैच्योरिंग फिजिकल वगैरह और मैच्योर में फॉर्म में हमारे पास प्रोटीन फिजिकल के अंदर पैक हो जाती है और ये लाइसोसोम की फॉर्म में सेल के अंदर भी यूज़ होती है और हमारे पास एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर भी ये सेक्रीशन इसकी यूज़ होती है। मतलब ये सेक्रीशन जहाँ भी होती है वहाँ पे हमारे पास गोल्जी अपरेटस कारफर्मा होती है, ये कंसर्न विद सेक्रीशन होती है। तो ये हमारे पास इसका इंटरप्ले आती है। सबसे पहले हमारे पास ये जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन वगैरह बनती हैं, फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बर्ड ऑफ होती हैं और फिर हमारे पास फॉर्मिंग गोल्जी की तरफ जाती हैं। गोल्जी से हमारे पास आगे लाइसोसोम बनते हैं। लाइसोसोम मतलब वो सारे के सारे जो प्रोटीन इसके एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के, वो भी बनाता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसको पैकिंग करता है गोल्जी अपरेटस और सेल के अंदर वो डाइजेशन के लिए यूज़ होता है।
और दूसरी वेसिकल वगैरह जो जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना होता है वो भी बनती हैं और बार्ड ऑफ हो जाती हैं, एक्सोसाइटोज हो जाती हैं सेल से ही। तो ये काम होता है हमारे पास बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी अपरेटस का, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह उसके ऊपर जो भी हमारे पास हैं राइबोसोम वो प्रोटीन वगैरह बना रही हैं, और जो भी सक्रीशन वगैरह बना रही हैं तो वो कहाँ जाती हैं, गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस उसको पैकिंग करता है, उनको वेसिकल के अंदर पैक करता है और फिर उसको सॉर्ट आउट करता है और उसके को भेजता है और उसके अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसको बताता है कि तुमने कहाँ जाना है, तुमने बाहर जाना है, तुमने अंदर जाना है और तुमने कहाँ यूज़ होना है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास इंटरप्ले होता है। तो गोल्गी अपरेटस इज़ कंसर्न विद सेल सिक्रीशन, जहाँ भी सेल सिक्रीशन आती हैं वहाँ गोल्गी अपरेटस का रोल होता है। और सिक्रीशन कहाँ से बनती हैं, राइबोसोम के ऊपर, जो कि हमारे पास रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं, फिर वो गोल्गी अपरेटस की तरफ जाते हैं और उधर ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं गोल्गी अपरेटस में, और पैक्ड मेम्ब्रेन के अंदर उनको पैक किया जाता है, वेसिकल की फॉर्म में किया जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है एनिमल में। अगर हम सेल के अंदर भी यूज़ हो सकती हैं और सेल के बाहर भी। आगे पेंक्रियाज की बात करते हैं तो ये भी ग्रैनुलर एक हमारे पास सेक्रेटरी ऑर्गेनेली होती है, तो इसमें भी हमारे पास गोल्गी अपरेटस ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोड्यूस करने में गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल होता है। और ये इसकी जो भी सिक्रीशन होती है इसको ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, वेसिकल के अंदर कन्वर्ट करता है गोल्गी अपरेटस। और जो भी हमारे पास प्रोटीन और एंजाइम्स जिन्होंने भी सेल के बाहर जाना होता है वो भी सेल के अंदर से गोल्गी अपरेटस के अंदर से गुजरती है, ताकि उसको पैक किया जाए और फाइनल सॉर्टिंग आउट की जाए और उसको बताया जाए कि तुमने कहाँ जाना है। और इस तरह हमारे पास प्रोटीन और लिपिड को भी मॉडिफाई करता है, जो भी मतलब प्रोटीन जाती है उसकी पैकेजिंग करता है, ये तो मैंने देख लिया। और उसकी हमारे पास हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब उसके ऊपर कार्बोक्सिलेशन कार्बोहाइड्रेट भी अटैच करवाता है ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड की ग्लाइकोसाइलेशन से ग्लाइकोलिपिड बनता है, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए भी हमारे पास गोल्गी अपरेटस का एक अहम रोल होता है।